सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2024 और सेट नंबर 3 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना है, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है, यदि 26 और 156 यहाँ पे ये दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक, इन दोनों संख्याओं का लासा कितना 156 है, तो मासा कितना होगा ये बताना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है हमारा। तो बच्चों यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं? 26 और 156, और इन दोनों संख्याओं का लासा है 156। तो एक सूत्र होता है हमारा, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो बच्चों मासा तो इसका हमें ज्ञात नहीं है, तो मासा तो ऐसे लिख लो। लासा 156 दे रखा है, ठीक। प्रश्न में देखिए आप, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 156। तो आप 156 से 156 काट देंगे और मासा बराबर बेटा हो जाएगा हमारा 26, ठीक। तो यही हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक। देख लो विकल्प कौन सा है, तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? देखो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, यानी ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, यानी संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए। जैसे कि देखो, ये दोनों संख्याएं 7 से कटेंगी, ये दोनों संख्याएं 7 से कट जाएंगी तो मासा इनका 7 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं 31 से कटेंगी, 31 एकन 31, 31 तियां 93, और ये दोनों संख्याएं हमारी 2 से कटेंगी। लेकिन ये संख्या 18, 25 किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको यही देखना है, ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से ना कटें। ये 7 से कटेंगी, ये 31 से कटेंगे और ये 2 से कटेंगी, और ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, देख लीजिए इसको भी। तो नंबर 3 डाल के लिखना है, हम 2 की जगह पे 3 कर दें। अगर आपको ये प्रश्न आता तो वीडियो को आगे बढ़ा के निकल जाइए आप। बिंदु 5,0 तथा -12,0 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी बराबर √ x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये हमें सूत्र लगा देना है। √ x1 का मान 5 और x2 का मान 12 है, -12 तो +12 हो जाएगा ये, और प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 0, ठीक। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 17 का वर्ग, और ये 0 हो जाएगा, हटा दो, और ये इस 2 से ये चला जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी, तो प्यारे बच्चों छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए लासा निकालते हैं, ध्यान रखिए आप। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लासा लेंगे और जो लासा निकल के आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे संख्या है हमारी 35, 56 और 91। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 से काटिए आप। 7 पन्ना 35, 7 अट्ठे 56, और ये बन जाएगा 7 एकन 7, 7 तियां 21। अब यहाँ पे किसी से मत काटो, ठीक। लासा लिख दो सीधा, कि देखो लासा निकालते समय आप ऐसी संख्या का भाग लगाओ, कम से कम 2 संख्याएं तो कटनी चाहिए, और अकेली संख्या में भाग का भी मत लगाओ। जैसे कि 7 का भाग इन तीनों संख्याओं में लग गया, अगर आप 5 का भाग लगाओगे तो 5 का भाग सिर्फ इसमें जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। तो बस अकेली संख्या में आपको भाग का भी नहीं लगाना, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए।
8 का मान लो 2 का लगा, 2 का ऐसे में लगेगा, तो इन दोनों में नहीं लगेगा। तो बस यही ध्यान रखना है, अकेली संख्या में भाग कभी नहीं लगाना है। इनका सबका गुणा करो, 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 13, 8 पन्ना 40, ठीक है, और 13 सत्ते 91, 91 गुणा 40, 4 एकन 4 और 4 नेम 36 और ये 0। तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो यही 7 आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 47, 36 47, इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है, चलिए समझिएगा इसको। नंबर लिख ले हम 5। तो बच्चों 8 के, देखो प्रश्न क्या कर रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 का पहाड़ा है और 15 बार लिखना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यहाँ 15 है तो एक बढ़ा के लिखना हमेशा, ठीक, 15 है तो 16 लिखना, 12 है तो 13 लिखना, एक बढ़ा के संख्या लिखी जाएगी और बटे में 2 हमेशा आएगा। 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो 8 पन्ना 40, 40 तो ये बन गया, सॉरी 15 चौकू 60, माफी चाहता हूँ भैया, 15 चौकू 60 और गुणा 16 और 16 छक्का 96, 960 हो जाएगा, ठीक। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा, तो 8 गुणा 15, यहाँ पे एक बढ़ा के लिखा जाएगा और बटे में 2, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा आप, नंबर 6 के बाद नंबर 7। नंबर 7 में दे रखा है, नहीं नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक, x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर -2 इसमें लगा देंगे, ठीक। तो नंबर 6 है x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, इसका जो एक मूल है -2 है, तो x बराबर -2 रखने पर तो p बराबर हमें मिल जाएगा। तो -2 का वर्ग प्लस 2 -2, x की जगह पे -2 लगाना है, माइनस पी बराबर 0। तो बच्चों ये माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, इस p को उधर भेज दो तो बराबर p 4 से 4 कट जाएगा ये और p बराबर 0 निकलेगा। कहाँ पर है ये विकल्प, इसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए अब आप, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है उनको किनारे पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक रेखा खींचनी है आपको इस प्रकार, यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B, यहाँ पे एक बिंदु कर लो P। तो जो A के निर्देशांक हैं, A के निर्देशांक है हमारे 5, -2 और अगला निर्देशांक है -3, 2। और प्यारे बच्चों x अक्ष, तो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, ध्यान रखिएगा। तो इस x का मान ज्ञात करना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। चलिए समझिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल है 1 नंबर में। AP के बीच की दूरी बराबर पे लिखना है आपको PB के बीच की दूरी। और बच्चों जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाते तो अंडर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिए आप, सूत्र लिखिए सिर्फ। तो सूत्र है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग।
अब देखो ये वाले दोनों मान इधर रखे जाएंगे, ये दोनों मान इधर रखे जाएंगे, तो x1 का मान 5 और x2 का मान x और इसका होल वर्ग, y1 का मान -2 और y2 का मान 0 लगाएंगे नहीं। अब ये वाले दोनों मान इधर रखे जाएंगे, तो x1 का मान x और x2 का मान -3, तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना 5 - x का होल वर्ग और ये -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना x + 3 का वर्ग और ये भी 4 बन जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा हमारा। अब आपको यहाँ पे लिखना है 5 - x बराबर x + 3, ठीक इस प्रकार। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये घात से घात हमारी कट जाएगी। अब यहाँ पर 5 - x और x + 3 पक्षांतर कर लो, इस x को ले आओ इधर, तो माइनस का x और माइनस का x और 3 और माइनस का 5 हो जाएगा हमारा। तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो x बराबर 1, x बराबर 1। अब आपको लिखना है x अक्ष के निर्देशांक, नई लाइन से x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक। तो बच्चों x अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, x, 0 और x का मान हमने कितना निकाला, 1 निकाला, तो 1, 0, यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। देख लो कहाँ पर है ये विकल्प, वहीं पर टिक लगा दीजिए, 1, 0, इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए आप। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। चलिए समझिएगा। तो नंबर 8 डाल के आपको लिखना है यहाँ पर 2x² - 5x + 4 = 0। तो बच्चों यहाँ पे पहले ABC के मान छांटिए, a = 2, b = -5 और c = 4। तो यहाँ पे निकलना d = b² - 4ac। अब यहाँ पे ABC के मान लगाइए, तो b का मान -5 का वर्ग -4, a का मान 2, c का मान 4। तो माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 25 और 4 × 4 = 16, 16 दूनी 32। तो बच्चों d का मान माइनस का 7 मिलेगा, और जब d का मान माइनस होता है तो आपको लिखना है मूल काल्पनिक है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर ये ना लिखो दूसरी भाषा लिख लो, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, ठीक ये भी लिख सकते हो। अब देख लो विकल्प क्या है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, काल्पनिक या वास्तविक नहीं है, ठीक है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे, तो प्रश्नावली 6.1 में आपको बताया गया होगा। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपात में हो, हाँ ए और बी, बेटा ए और बी यानी इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, चित्र में ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश है, कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश है। तो ओ ए बी का मान कितना होगा, ओ ए बी इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको विकल्प में समझ लो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, और जब ये रेखा इसके समांतर होगी और ये हमारी होगी एक तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। जब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला 70 हो गया, ध्यान रखिए। और ये वाले हमारे रैखिक युग्म कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये वाला हो जाएगा
ये अंदर वाला हो जाएगा 55 का, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 70 ये और 55 ये, तो 125। फिर 125 को 180 में से घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। चलिए समझिएगा कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेना चित्र आपको। ये दो रेखाएं हैं इस प्रकार। यहाँ पे लिख लेना है डी, यहाँ लिखना है सी, फिर यहाँ ए और यहाँ पर बी। और ये वाला कोण है बेटा 125 अंश, ये हमारा बिंदु ओ है और ये हमारा 70 अंश का। तो सबसे पहले आपको लिख लेना दिया है त्रिभुज ओ डी सी और समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है हमारे। और जब प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। फिर नई लाइन से ज्ञात करना है कोण ओ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना, ठीक। फिर आपको यहाँ पे लिख लेना हल। चलो समझिएगा। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारे हैं समरूप, ठीक। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो आपको नई लाइन से लिखना है त्रिभुज ओ डी सी और समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ठीक। आगे लिख देना है दिया है। जब बच्चों ये वाली भुजा इसके, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो नई लाइन से लिखना है तब DC समांतर AB तथा BD एक तिर्यक रेखा है। तो बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो नई लाइन से लिखना है आपको कोण ODC और बराबर कोण OBA, ठीक, बराबर हो जाएगा 70 अंश का। ये दोनों हमारे एकांतरता कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 70 लिख देना है। अब ये हमारा कहलाता रैखिक युग्म कोण, ठीक। तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है COB, क्या क्या लिखना है, कोण COB और प्लस कोण BOA या AOB बराबर 180 अंश। अब इसका मान कितना है बेटा, इसका मान 125, तो 125 कोण AOB बराबर 180 अंश। इसको उधर भेजेंगे तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कोण AOB बराबर निकलेगा 55 अंश, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो बच्चों 55 यहाँ लिख लेना है। अब हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, ज्ञात होना चाहिए। त्रिभुज AOB में तो बच्चों कोण ये वाला ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे लिखना है हमें कोण OAB प्लस 70 और प्लस 55 बराबर 180 अंश। फिर इन दोनों को जोड़ना है कोण OAB और प्लस 125 बराबर 180, इसको उधर भेज दीजिए। तो कोण OAB बराबर 180 माइनस 125, कोण OAB बराबर 55। तो इस प्रकार ये निकला सवाल, ठीक है। इतना बड़ा सवाल 1 नंबर में दे दिया, लेकिन करने का तरीका ये है, ठीक है। विकल्प में आ जाए तो विकल्प में कैसे करना है एक बार फिर देख लो बच्चों। जब ये 70 तो ये 70 होगा। फिर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश में 125 घटा दो तो ये वाला निकलेगा 55। तो ये वाला कोण 55 और ये वाला कोण 70। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ के यानी 125 180 से घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा 11।
यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन कॉस में किसका मान बराबर होता है? 45 का होता है। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस का भी 1/√2 होता है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। नंबर 12 देखिएगा आप, तो सबसे पहले नंबर 12 लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 15/cos75। तो प्यारे बच्चों इसमें एक को ही हल करो, चाहे इसको हल कर लो चाहे इसको हल करो। तो अंश को हल करेंगे तो इस साइन को लिख सकते हैं हम साइन 90 - 75 ऐसे करके बटा cos 75। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है यहाँ पर, साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन की जगह cos लगा देंगे और cos थीटा की जगह पे 75 और बटा cos 75, ये दोनों इससे कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलिए नंबर 12 के बाद नंबर 13, इसको समझ लो। 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर है हमारा, यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है तो इतने का मान कितना होगा? चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसको भेज दो इधर, तो साइन थीटा बराबर cos थीटा। अब यहाँ पे टेबल में वह मान बताइए जो दोनों बराबर हों। तो थीटा बराबर अगर 45 रख दें बच्चों, थीटा बराबर अगर हम 45 रख दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो गया? 45 हो गया। अब जो हमसे मान पूछा गया है साइन पे घात 4 थीटा प्लस कॉस पे घात 4 थीटा, इसका मान पूछा है। चलिए थीटा की जगह 45 लगा दीजिए, तो साइन पे घात 4 45 प्लस कॉस पे घात 4, यहाँ पर भी 45। साइन 45 का मान 1/√2 पे घात 4 प्लस 1/√2 पे घात 4। तो बच्चों इसको 4 बार लिखा जाएगा। जब इसको 4 बार लिखेंगे तो 1/4 होगा, इसको 4 बार लिखेंगे तो 1/4 होगा। अब इसके हर समान है, तो जब ये हर समान है तो 2/4 हो जाएगा। 2 1 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर निकलेगा 1/2। ठीक है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नंबर 14 है, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए बराबर कितना होगा? नंबर 14 लिख लीजिए आप। तो यहाँ लिख लेना है सेक ए और प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा इसको हल करिए। सेक को लिखा जाएगा 1/cos ए प्लस इसको लिखा जाएगा साइन ए बटा cos ए। इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन ए। अब इसके हर समान है, तो जब बच्चों इसके हर समान है तो 1 प्लस साइन ए बटा cos ए और 1 माइनस साइन ए। अभी एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा cos ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए बटा cos ए। एक cos 1 से cos काट दो, cos ए निकल के आ गया। देख लो कहाँ पर है ये, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। डी पे टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर है हमारा 15, इसको देखिएगा। यहाँ पे 2 चित्र दे रखे हैं। ठीक है, अभी चित्र आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। इस प्रकार इसको यहाँ से मिलाया और फिर इसको यहाँ से मिलाया हमने। ठीक है, और बच्चों ये वाला कोण दे रखा है 60 और ये पूरा कोण दे रखा है 45। ओ बी क्यू पी और ये ए। चलिए समझिएगा, देखो ये है इसका चित्र। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है? चित्र में बिंदु ओ को बिंदु ए और पी से देखने पर, ठीक है, देखो ओ को बिंदु ए और पी से देखा जाता है। ठीक है, यानी बिंदु इस वाले बिंदु को ए और पी से देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण की बात की गई है। तो अवनमन कोणों की माप होगी, ये बताना है। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों अवनमन कोण ये इनकी बात की गई है।
ठीक। इनकी यहाँ पे कोण कितना कितना बनेगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 अंश का बनेगा, हमारा पूरा 90 अंश का होता है। तो 90 अंश में ये नीचे वाला कितना 30, सॉरी नीचे वाला 60 है। जब ये 60 है तो ये वाला 30 बचेगा। इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, ध्यान रखिए आप। और जब ये वाला हमारा 30, ये वाला 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब ये वाला कोण कितना है बेटा, ये वाला कोण हमारा 45 है। जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, इतना ये वाला। तो जो हमारे अवनमन कोण निकले हैं 45, 30 अंश। ठीक, कहाँ पर है ये 45, 30, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखना है आपको। यदि किसी त्रिभुज में कोण सी 90 अंश है, कोण ए बराबर है 1/√3, तो इन सब का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा पहले इसको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक त्रिभुज आपको जिसका सी कोण समकोण है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सी, तो ए यहाँ लिख लो और बी यहाँ लिख लो, ऐसे करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये तो 90 अंश हो गया, तो यहाँ पे लिखना है tan ए बराबर 1/√3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखो ये मान किसका है, tan ए बराबर tan 30, इससे ये कट जाएगा तो ए बराबर निकलेगा 30 अंश। तो यहाँ पे रख देना है 30। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 30 ये हो गया, 90 ये होगा, तो इन दोनों को जोड़ो। जब इन दोनों को जोड़ोगे 120 और 180 में 120 घटा दो तो बच्चों ये वाला बचेगा 60 अंश। तो यहाँ पे कोण बी बराबर हो जाएगा हमारा 60 अंश। अब जिसका जो मान ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है हमें साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान ज्ञात करना। तो जो हमने ए बी के मान निकाले यहाँ पे रख दीजिए आप। साइन ए की जगह पे 30, कॉस बी की जगह पे 60, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60। यहाँ पे काम करिए, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। कॉस 30 का मान √3/2, इसका मान √3/2। ये हो जाएगा हमारा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। इसके हर समान है, 3 और 1 4 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4/4 ये इससे मारा जाएगा, तो बटा आंसर आ गया 1। ठीक, कौन सा इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 के बाद 17 नंबर देखिए आप। 17 नंबर क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक, त्रिज्या हो गई हमारी। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा आप, मिनट की सुई द्वारा, ठीक, 1 मिनट बराबर मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, तो 1 मिनट बराबर होता है हमारा 6 अंश। तो थीटा बराबर हो जाएगा 6 अंश। अब यहाँ पे निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सूत्र होता है हमारा πr² और थीटा बटा 360। तो r की जगह आपको r ही लगाना है, और देखो विकल्प में पाई दे रखा है तो पाई का मान नहीं रखना, πr² और थीटा की जगह पे 6 और बटा 360। तो 6 एकन 6 60 हो जाएगा। तो आपका जो निकलेगा यहाँ पर πr² बटा 60 वर्ग सेंटीमीटर। देख लो कहाँ पर है ये πr² बटा 60, तो उसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। नंबर 18 है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 1/2 सेंटीमीटर ये व्यास है हमारा, क्या है, व्यास है। चलिए समझिएगा, नंबर 18 लिख लें यहाँ पर हम। तो बच्चों लिखना है व्यास बराबर 1/2, ठीक है। तो व्यास को लिखा जाता है 2r, तो 2r बराबर 1/2
और 2 जाएगा इधर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो r बराबर 1/4 हो जाएगा हमारा। ठीक, ये तो बन गई हमारी त्रिज्या। तो हमें निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नई लाइन से लिख देना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अब विकल्प में देखो पाई का मान नहीं दिया है, यानी पाई है तो पाई का मान रखना नहीं है। 3π और आर का मान है 1/4 का वर्ग, तो 3π और गुणा 1/16। तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 18 का बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा। तो बच्चों 19 नंबर है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः दे रखे, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों ये है हमारा माध्य और ये है हमारी माध्यिका। चलिए समझिए, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। चलिए मान लगा दीजिए, तो 3 गुणा इसका जो माध्यक दे रखा है, आप लोग प्रश्न में सही तरीके से देखिए माध्यक कितना है बेटा। इसका माध्यक है हमारा 58 नहीं माफी चाहता हूँ भाई, 25.8 है। ठीक, यहाँ पे लिख दें 25.8 और बराबर माध्यक 25.8 है। बहुलक तो हमें ज्ञात ही करना है, बहुलक और प्लस 2 गुणा माध्य, और माध्य कितना है हमारा 26.1। काम करिए यहाँ पर 8 तियाँ 24, 25 तियाँ 75 और 2 77 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। बहुलक प्लस इसका 2 एकन 2 और 26 दूनी 52 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको ले उधर तो माइनस का हो जाएगा, 77.4 माइनस 52.2 बराबर बहुलक। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है आपको बहुलक बराबर घटाइए, 4 में से 2 जाएगा 2 दशमलव, और 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 5 जाएगा 2, और यही हमारा आंसर आ गया। देखो ये विकल्प में कहाँ पर है, 25.2 कहाँ मिलेगा हमें, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। 20 है, केंद्रीय परिवृत्त की माप है। तो प्यारे बच्चों केंद्रीय परिवृत्त की माप माध्य माध्यक, यानी कि ये दोनों और साथ में डी वाला सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से खंड बात चलेगा, इसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 21 का दिया गया है कि मासा, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है, फिर इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले सूत्र देखिए, तो सबसे पहले नंबर लिख लें यहाँ पर 21 का 21 का। तो बच्चों जो यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं ऐसे करके आपको लिख लेना है 99 और कामा 153। ठीक है, अब सूत्र होता है हमारा, और यहाँ पे ये भी लिख लो, इसका जो मासा दिया हुआ है बच्चों, मासा है इसका 9, तो लासा ज्ञात करना। तो एक सूत्र होता है हमारा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मान लगा दीजिए, तो इसका लासा तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, और इसके बाद मासा, मासा कितना 9 है, तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए। पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या 153। काम करिए यहाँ पर 9 एकन 9 और 9 एकन 9 9 एकन 9। तो यहाँ पे जो हमारा लासा बराबर निकलेगा 11 तियाँ 33 हासिल 3, 11 पन्ना 55, 55 और 3 58 हासिल 5 और 11 एकन 11, 11 5 16। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा 1683।
चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है खा खरगोश। तो अब आपको लिखना है 21 का खा खरगोश। ये क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न एक बार दिखा दें आपको, ये है ठीक है प्रश्न हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 तो बराबर cos थीटा। तो इसमें थीटा का मान कितना होगा ये बताना है। चलिए समझिए, 2 cos 45 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2 और इसके ऊपर घात 2 तो घात 2 लगा देंगे, -1 बराबर cos थीटा। तो प्यारे बच्चों 2, 1 का वर्ग 1 और इसका अंडर हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार -1 बराबर cos थीटा, इससे ये कट जाएगा तो 1 - 1 बराबर cos थीटा, इससे ये कटेगा। तो बच्चों cos थीटा बराबर निकलेगा हमारा 0 अंश। अब यहाँ पे cos है तो cos में ही देखिए 0 किसका होता है, तो cos थीटा बराबर निकलेगा cos 90, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। cos से cos चला जाएगा तो थीटा बराबर हमारा 90 अंश निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब आपको लिखना है 21 का गा गमला। प्रश्न देख लीजिए, बिंदु 4, 22 और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु 4, 22 तथा 12, 3, तो नई लाइन से बीच की दूरी बराबर कितनी दे रखी है 10 मात्रक, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो बच्चों बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर 10। वो आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है ये अंडर रूट। तो ये वाले मान यहाँ लगाएंगे, ठीक। x1 की जगह पे 4 और x2 की जगह पे 12 और इसका होल वर्ग प्लस y1 की जगह पे 22 और y2 की जगह पे 3 इसका होल वर्ग, और ये रहा हमारा अंडर रूट बराबर ये हो जाएगा 10। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इधर से ये अंडर रूट हटेगा तो घात 2 लग जाएगी और यहाँ पर बचेगा -8 का वर्ग प्लस y-3 का वर्ग बराबर ये बन जाएगा हमारा 10 का वर्ग। और ये माइनस यानी माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो बन जाएगा 64 और y-3 का वर्ग बराबर ये 100 बन जाएगा। इधर 64 को उधर भेज देंगे हम, y-3 का वर्ग बराबर 100 - 64, तो y-3 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 36 और 36 को लिखेंगे 6 पे घात 2, यानी इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लगेगा। तो y-3 बराबर अंडर रूट 36 और साथ में आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी देना पड़ेगा। तो y-3 बराबर +-6 और इस 3 को उधर भेजेंगे तो y बराबर +-6 और प्लस का 3। अब बच्चों यहाँ पे एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे हम। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाला चिन्ह बदलेगा, तो आपको लिखना y बराबर प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस हटा देंगे तो 6 + 3 तो y बराबर 9, फिर माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस हटा देंगे तो y बराबर हो जाएगा -6 और प्लस का 3 तो y बराबर -3। तो बच्चों यही हमारे y के मान निकल के आ गए हैं, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 21 का घा देखिए। अब आपको लिख लेना 21 का घा घड़ी। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों ये। चलिए समझिएगा, देखो बिंदु x, y और बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x y में संबंध ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है इसको किनारे पे लिखेंगे और इसको बीच में रखेंगे। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है इस प्रकार, यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख लो B।
तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द है, किसमें है और, तो यहाँ पे लिखना है 3,6, अगला बिंदु है हमारा -3,4, जो शुरुआत में दिया उसको रखा जाएगा बीच में x, y। तो जो बिंदु P है ना वो ए बी से समदूरस्थ है, तो आपको लिखना है यहाँ पर ए पी के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। ठीक, दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट नहीं लगाना है। सूत्र है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर AP, तो ये वाले दोनों बिंदु यहाँ रखे जाएंगे इसमें, तो ये x1 y1 x2 y2 है, तो x1 की जगह पे लगाना 3 और x2 की जगह पे लगाना x प्लस y1 की जगह पे लगाना 6 और y2 की जगह पे लगाना y, और ये इसका होल वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर PB, तो ये वाले दोनों बिंदु लिए जाएंगे, तो x1 की जगह पे लगाना x और x2 की जगह पे लगाना -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 4, इसका होल वर्ग। अब हमें यहाँ पे a प्लस बी का यानी a माइनस बी का होल वर्ग लगाना है, तो बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो -6x बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 12y बन जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का बन जाएगा 6x। यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y। चलिए समझिए, काटिए, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 9 से, और ये 9 कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या क्या बचेगा, माइनस का 6x, माइनस का 12y और प्लस का 36। इधर बचा हुआ है 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब इन सबको लाइए इधर, तो पहले तो माइनस का 6x इधर लाओ तो माइनस का 6x, माइनस का 12y इधर लाओ तो प्लस का 8y, ये प्लस का 36 इसको लाओ तो माइनस का 16 बराबर 0। चलिए यहाँ पे काम कर लीजिए, तो माइनस का 12x, ये माइनस का 4y घट जाएगा और यहाँ पर प्लस का 20 बराबर 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए -4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब -4 कॉमन लेंगे तो 4 तियो 12, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह भी बदलेगा, और 4 एकन 4, तो ये प्लस का 22 और -4 पंजे 20 बराबर 0। देखो यहाँ से हमने -4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे दो काम एक साथ होंगे, एक चिन्ह भी बदलेगा और 4 का भाग भी लगेगा। 4 तियो 12, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। अब -4 का भाग लगाएंगे 0 में, तो 0 बन जाएगा, तो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो बच्चों यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो इसमें आपको इतना ही करना था, ठीक, 2 नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 21 का 5वां है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको लिख लेना r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान लगा दीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान है हमारा 3.5 गुणा 3.5 और h का मान है 12। तो बच्चों आराम से लिख देना, ठीक, 12 ऐसे करके। अब यहाँ पे काम करो भैया, 3 एकन 3 और 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये 22/7 गुणा 3.5, 4 गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 तियो 12, 2 14 और दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है,
तो ये 14 हो गया, तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 22 गुणा 5 दूनी 10 और 35 दूनी 70 होगा, इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। और 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेगा। 21 का 4 चम्मच निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य ज्ञात करना है हमें। चलिए समझ लो, इसको भी समझ लो आप। यहाँ पे लिख लेना 21 का 4 चम्मच। तो सबसे पहले बना लेना वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद बनाना है बारंबारता। ठीक, देखो इसके लिए आपको जोड़ गुणा भाग घटाना सब अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बहुत आराम से सवाल करना है आपको ये, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा हमारा। ठीक बच्चों, बारंबारता को लिखा जाता है एफ से, ठीक है। फिर अगला कॉलम होगा मध्यमान। मध्यमान, तो मध्यमान को एक्स से लिखा जाएगा। फिर अगला कॉलम होगा एफ इंटू एक्स। तो मध्यमान कैसे बनाते हैं? तो पहले बारंबारता लिख लो। 3, 10, 11, 9 और ये 7। तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखो कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो इसमें 10-10 जोड़ के लिखिए। 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़िए 45। गुणा करिए 5 तियो 15 और 15 धाम 150 और 11 पन्ना 55 हासिल 5, 11 पन्ना 55 हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 तियो 27 तो 4 31, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 चौक 28 3 31। ठीक, इसको जोड़िए। तो बच्चों यहाँ पे इसके जोड़ को बोलेंगे सिग्मा एफ बराबर। तो ये बन जाएगा हमारा, देखो 20, 30, 40 बन जाएगा टोटल। ये बन गया हमारा 20, 20 10 30, 30 और 10 40। अब इसके जोड़ को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2, ठीक है। 2 यहाँ रख दो, 7 7 7 14, 15 16 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 10। तो इसका जोड़ इतना हो गया हमारा। ठीक, तो नई लाइन से आपको सूत्र लगा देना है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। तो बच्चों इसका मान है 10 70 और बटा 40। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा। अब इसमें लगा देंगे हम 4 का भाग। ठीक, चलिए समझिएगा, 4 का भाग लगवाइए। तो नई लाइन से आपको ना समांतर माध्य बराबर, अब यहीं पे काम हो जाएगा हमारा। तो देखो 4 दूनी 8, 2 बचा है 27, 4 नेम नहीं 4 दूनी 8, 2 बचा हुआ है और 4 छंग 24, 4 छंग 24 6 बार जाएगा। अब बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब यहाँ से चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 22, उसको देखिए आप। अब आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 22 का। चलिए समझिएगा। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर द्विघात बहुपद।
एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 7x बराबर 0। तो पहले इसको क्रम से लगाइए आप। लो गलती कर दी हमने बच्चों, यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, आपका 12 है खाली। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0 इस प्रकार। तो इसके गुणनखंड काटेंगे, 12 एकन 12, 12 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पे 7 मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर 4 3 12 कर दीजिए, 4 प्लस 3 और प्लस का 12 बराबर 0। एक्स का अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 4x प्लस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो x प्लस 4, 3 कामन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। तो नई लाइन से आपको लिखना शून्यक। शून्यक बच्चों है -4 कामा -3। अब इसकी करनी है जांच। तो जांच के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12 बराबर 0। तो इसमें ABC के मान छांटो। तो बच्चों a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 7 मिलेगा, c बराबर 12 मिलेगा। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b अपान ये सूत्र होता है। तो ये बेटा हमारे शून्यक हैं, तो इन दोनों का योगफल, इन दोनों के बीच में हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। तो -4 और प्लस -3 बराबर b का मान 7, a का मान 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 -3 और -7, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो -7 बराबर -7। अब इसके बाद आपको लिखना शून्यकों का गुणनफल। नई लाइन से लिख लेना है शून्यकों का गुणनफल c अपान a होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे शून्यक है ना ये वाले, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है। चलिए समझिए, -4 गुणा -4, c का मान कितना है 12 है, तो 12/1। अब माइनस माइनस, लोग गलती कर दी, -3 लिखिए बच्चों, यहाँ पर -3 है, ठीक हमारा। तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 बराबर 12, ठीक, ये भी हमारा हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 22 का खा खरगोश। तो यहाँ पे नंबर लिख लेना है आपको 22 का खा। बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार नंबर लिख के आना है आप लोग। चलिए समझिएगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है वर्गों का अंतर, यानी इन दोनों का वर्ग करो पहले, फिर इनका अंतर कितना है 180 है। पर आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग, तो बच्चों इसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक, इस प्रकार। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 180 प्लस 8x, इन दोनों को अंदर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर 0, इन दोनों को उधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर, अब 100 इसके यानी गुणनखंड काटने हैं, तो 180 एकन 180, 180 के ऐसे गुणनखंड काटो, घटाने पे 10 मिले, तो 18 धाम 180, 18 माइनस 10 और माइनस का 180 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको x कामन लेना, तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 कामन लेना, तो x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर -10। तो प्यारे बच्चों माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है, तो x बराबर 18। इसको कर लो समीकरण नंबर 1 और इसको कर लो समीकरण नंबर 2। तो x बराबर 18 कहाँ लगाना, 1 में लगाना है। तो x बराबर 18
समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 22 स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 18 8 144। तो 22 स्क्वायर बराबर 144 और 144 12 का वर्ग है। तो 22 स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग, घात से घात कट जाएगी, तो 22 बराबर 12। तो आपको नई लाइन से लिखना संख्याएं बराबर 18, 12। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न लिखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का गा। सिद्ध कीजिए कि वह बिंदु से किसी बिंदु पर वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बनाना है यहाँ पर एक वृत्त। ठीक, प्रकाल की सहायता से बनाना है, लेकिन हमारे पास प्रकाल है नहीं, हम ऐसे ही बना देंगे। आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में प्रकाल का ही यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा वृत्त का केंद्र है जहाँ पर हम प्रकाल की नोक रखते हैं, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु लिख लो ये। अब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस प्रकार। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब हम यहाँ पे क्या करें, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे। यहाँ करेंगे O, यहाँ कर लो A, यहाँ कर लो B, यहाँ कर लो P। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। ठीक, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखाना है। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 90 अंश का होता है और ये कोण 90 अंश का होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आप इसमें लिखना है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है कोण AOB और प्लस कोण P बराबर 180 अंश। ठीक, ये बच्चों में सिद्ध करना है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण O और प्लस कोण P बराबर 180 अंश। ठीक है, अब आपको नई लाइन से लिखना है रचना करके। लो पूरा काले से ही लिख दिया। नई लाइन से लिखना है, पहले लिख लो उपपत्ति, उपपत्ति में लिखना रचना। रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे हम OP, OA और OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया। जब इसको मिलाया, और बच्चों ये लंब भी होता है हमारा, तो OP नहीं OA लंब AP तथा OB लंब BP। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो नई लाइन से लिखना है, कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। ठीक, अब आपको लिखना है चतुर्भुज AOB में। तो नई लाइन से चतुर्भुज AOB में, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण A और प्लस कोण O प्लस कोण B और प्लस कोण P बराबर 360। तो बच्चों A का मान कितना 90 है, O का मान ज्ञात नहीं, और B का मान है 90 और P का ज्ञात नहीं, बराबर 360। तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो कोण O प्लस कोण P बराबर 360, 90 90 180 इधर भेज दो। तो आपको लिख देना है कोण O प्लस कोण P बराबर, ये हमारा हो जाएगा
180 अंश। तो बच्चों बस यही हमें सिद्ध करना था, तो नई लाइन से लिख देना है इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। गा गमला के बाद घाघड़ी। घाघड़ी में दे रखा आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये दिखाना हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना हमें चित्र। इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेना। ठीक, यहाँ लिखना ए, यहाँ लिख लेना आपको डी, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, और ये वाला हो जाएगा हमारा ओ। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना आपको दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। फिर लिखना सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो बच्चों क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये सिद्ध करना हमें। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना है आपको उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति में क्या लिखना है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ ए इंटू ओ बी ओ सी इंटू ओ डी। तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, ध्यान रखिए चीज का। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये वाली भुजा आएगी इसके नीचे। ठीक, ये वाली भुजा आएगी इसके नीचे और ये जाएगी इसके नीचे। चलिए समझिएगा। तो आपको पहले लिख लेना है ओ ए के नीचे आएगा ओ सी बराबर, फिर ये वाली भुजा ओ डी और ओ डी के नीचे आएगा ओ डी के नीचे जाएगा ओ बी, इस प्रकार इतना। फिर आपको क्या करना है, फिर बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कोण ए ओ डी और बराबर कोण बी ओ सी। ठीक, और आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी और समरूप त्रिभुज सी ओ बी किसके आधार पे, दो भुजाएं और एक कोण एस ए एस के आधार पे समरूप हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो नई लाइन से आपको लिखना, तब आपको लिखना है कोण ए बराबर कोण सी, फिर इसके बाद कोण डी बराबर कोण बी। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो यहाँ पे लिख देना है इति सिद्धम। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। घा के बाद है यहाँ खाली, 5वां नंबर, इसको देख लीजिए आप। अब लिख देना है प्रश्न नंबर 22 का यहाँ, यानी 5वां। एक बार प्रश्न दिखा दे फिर हल करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो और बादशाह नहीं होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लिख लेना कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा हमारा 52। जो ताश की गड्डी होती है इसमें 52 पत्ते होते हैं। तो बच्चों जो ताश की गड्डी होती है इसमें जो बादशाह की संख्या होती है वो 4 होती है। तो आपको लिख देना है बादशाह बराबर, या बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 4। ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, नंबर 1 बादशाह
ठीक होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों यहाँ पे पी बादशाह को किंग यानी के से बोलते हैं, ठीक है। पी के बराबर कितनी संख्या है, 4 है, और ये हमारा अनुकूल परिणाम और ये हमारा कुल परिणाम है, ठीक। 52, 52 लिखना बच्चों, ठीक, 52। तो 4 एकन 4, तो ये 13 चौको 52 हो जाएगा। तो बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 निकलेगी, ये, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है नंबर 2। तो नंबर 2 के लिए क्या करेंगे हम, बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक सूत्र आपने देखा होगा, पी के, और पी के पे बार लगा दो बराबर 1। ये बादशाह होने की प्रायिकता, ये बादशाह न होने की प्रायिकता है। तो बच्चों इसका मान कितना, 1/13, 1/13 प्लस पी के ऊपर बार लगा दो बराबर 1, इसको उधर भेजो। पी के पे बार बराबर 1 माइनस 1/13, तो 13 एकन 13 और 13 में से 1 घटा दो, तो बादशाह न होने की प्रायिकता 12/13, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का 4 चम्मच, इसमें माध्यक ज्ञात करना है। अब आपको लिख लेना 22 का 4 चम्मच। चलिए समझिएगा, इसको भी समझ लो भाई। तो पहले प्रश्न दिखा दें एक बार मैं आपको। बच्चों ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो ये हमें टेबल दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अगला कॉलम बारंबारता, ठीक है। फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का बनेगा। चलिए समझिएगा। तो वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फिर यहाँ पर 5, 8, 20, 15, 7 और ये 5। अब संचयी बारंबारता निकालनी है इसकी हमें। चलिए समझिएगा संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। पहले ये 5 लिख लो, 5 में 8 को जोड़ो 13, 13 में 20 को जोड़ो 33, और 33 में 15 को जोड़ो 48, 48 में 7 को जोड़ो 55, और 55 में 5 को जोड़ो 60। तो बच्चों ये वाली जो संचयी बारंबारता की अंतिम संख्या होती है ना, ये हमारी n होती है। तो n का मान 60 हो गया, इसी की जरूरत है, सबसे पहले इसी की जरूरत पड़ती है हमें। तो नई लाइन से लिखना आपको n/2, n का मान 60/2, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 30। अब आपको क्या देखना है, ये जो n/2 का मान 30 निकला है, संचयी बारंबारता में किससे घटा सकते हैं, ऊपर से। एक बार पे समझिए, जो n/2 का मान 30 निकला, तो आपको ये देखना है संचयी बारंबारता में ऊपर, संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से 30 घटेगा। तो देखो 5 में से 30 नहीं घटेगा, 13 में से 30 नहीं घटेगा, 33 में से 3 घट जाएगा, ठीक है। तो 33 के सामने क्या है, यह है f, और बच्चों ये है l बराबर हो जाएगा 20। फिर यहाँ से f यानी 33 से ऊपर हो जाएगा हमारा CF, संचयी बारंबारता, ठीक है। इस प्रकार ये। अब इसके बाद यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे h बराबर 7 में 10 भी लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पे लगाना है माध्यक का सूत्र। तो नई लाइन से माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जो हमने आपको टेबल में मान बताया सब यहाँ पे लगा दीजिए। बच्चों l का मान 20 है, और n/2 का मान 30, माइनस CF का मान है 13, और F का मान 20, और H का मान 10। इससे ये काट दीजिए आप, तो 20 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 17, 17/2, ठीक। 2 का भाग लगाएंगे
तो 20 प्लस हो जाएगा 8.5, तो जोड़ेंगे तो 28.5 आपके प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा, अब यहाँ से 23 चलेगा हमारा। ठीक, चलिए समझिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो बच्चों एक समीकरण ये दे रखा और एक ये दे रखा है, इसको हल करना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 3x माइनस 5y। अब यहाँ पे -4 इधर है, तो -4 को उधर भेजिए, प्लस का 4 हो जाएगा, नंबर 1 बन जाएगा हमारा। थोड़ा इसको देखिएगा। देखो यहाँ पर आप क्या करें, इस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, 2y को उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 9x माइनस 2y और बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब यहाँ विलोपन से इसको हल कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा इसमें, यहाँ 5 है तो 5 का गुणा इसमें। तो आपको लिखना है समीकरण 1 में हमने 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 तियाँ 6x माइनस का 10y बराबर 8। इसका करो तो 45x और माइनस का 10y और बराबर 35। चिन्ह बदलो, माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 39x और बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का 15 में से 8 जाएगा तो 27 बचेगा बच्चों माइनस का हमारा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका लगा देंगे भाग। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 39 यानी 27/39। अब 3 से काट दो, ये 3 नियम 27, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, तो x बराबर 9/13। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगा दो आप। 1 में रखने पर जो x बराबर 9/13 निकला, 1 में लगा देंगे। ठीक है, 1 कहाँ पर है हमारा, ये रहा, यहाँ पे लगा देंगे। तो 3 गुणा 9/13 माइनस का 5y बराबर 4। अब यहाँ पे 9 3 27, 27/13 माइनस का 5y बराबर 4। अब इसको उधर भेज दो, या एक काम करो 5y इधर भेजो और 4 इधर ले आओ। तो 27/13 माइनस ये 4 हो जाएगा हमारा बेटा। ठीक, 4 और बराबर ये हो जाएगा 5y। इसके नीचे करो, इसका इसमें, इसका इसमें। 27 माइनस 13 चौकू 52 और बटा 13 और बराबर 5y। अब इसको थोड़ा हल करिए, तो इधर लिख लो 5y बराबर, तो 12 में से 7 जाएगा तो बच्चों 25 बचेगा माइनस का बटा 13। तो 5 एकन 5 और 5 25, तो y बराबर निकलेगा 5 बटा माइनस का 5/13। यही हमारा हल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। और बच्चों यहाँ पे हमें लग रहा कहीं गलती कर दी, 1 मिनट रुक जाना अभी। अनसोल्ड में आंसर दे रखा 5/13, लेकिन हमने निकाला -5/13 निकाला है। बच्चों जो हमारे पास देखो एक दूसरा अनसोल्ड है, अरिहंत का है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न नंबर 23 है, इसमें देखिए आप। अब इसका जो आंसर दे रखा है 23 में, यहाँ पे सही है, x बराबर 9/13, y बराबर -5/13, इसमें सही दे रखा, और आपके अनसोल्ड में इसका आंसर गलत है। ठीक, तो आप लोग सही कर लीजिए, -5/13 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 का अथवा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा प्रश्न नंबर 23 का अथवा। तो बच्चों जब प्रश्न संख्या पर आधारित हो तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना इकाई का अंक बराबर बाई दहाई का अंक बराबर x। फिर नई लाइन से अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस y। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, देखो 2 अंकों की एक संख्या,
ठीक, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इनके अंक पलटो। अंक पलटने का मतलब है एक्स और वाई के स्थान बदल दो। तो यहाँ पे 10 वाई, यहाँ पे एक्स, फिर इन दोनों का योग बराबर 66 है। तो 10x x 11x और ये 11 वाई बराबर 66। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई बराबर 66। इससे ये काट दो, 6 बार जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न 7 में ये भी कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, अंतर मीन्स घटाना, x में से y घटा दो, 2 लिख दो बराबर, विलोपन से हल कर दो, y से y मारा जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2x बराबर 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, x बराबर 2। अब ये 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दीजिए आप। 1 में रखने पर जो x बराबर 2 निकला है तो बच्चों 2 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 प्लस वाई बराबर 6, 2 को उधर भेजो तो वाई बराबर 4। तो नई लाइन से लिख देना संख्या बराबर 10x प्लस वाई, मान लगा दीजिए। 10 गुणा x का मान कितना है 2 है, वाई का मान 4 है, 10 दूनी 20 और 4 24। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। और बच्चों यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी, x का मान कितना निकला 4 निकला x का मान, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 लगाना, माफी चाहता हूँ बच्चों। तो 4 इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाना 4, यहाँ पे लगाना 2, 10 चौक 40 और 40 और 2 42 होगा, ठीक है। और आपके जो अनसोल्ड में x का मान दिया हुआ है 4 और y का मान दिया हुआ है 2, सिर्फ उसने मान दे दिया, लेकिन संख्या हमारी ये निकल के आएगी, ठीक 42। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 24 है हमारा। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि सिद्ध सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। चलिए समझिएगा इसको। तो बच्चों सबसे पहले आपको बनानी है एक सड़क, ठीक है। बच्चों ये हमारी सड़क है और ये हमारा एक मंदिर है, ठीक है। और सड़क के दूसरी ओर एक भवन है हमारा, ठीक बच्चों ये हमारा एक भवन है। अब प्रश्न को ध्यान समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है देखो। प्रश्न कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कर लो 15 मीटर, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर देखना। तो इसने यानी क्या नाम है ये, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 अंश है, ठीक। इसको यहाँ से मिलाइए। फिर इसने एवं भवन के पाद का अवनमन कोण, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक। और इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो बच्चों ये वाला कोण है 30 अंश और ये वाला है 45 अंश। तो चित्र बन के तैयार हो गया, ए बी सी डी, यहाँ पर ई। तो ये वाली दूरी कर लो x और ये वाली दूरी x कर लो, और ये 15 है तो ये भी 15 है, और इसको कर लो h। तो इसमें क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ पे सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई, यानी ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है माना ए ई एक मंदिर, ए ई एक मंदिर, कामा ए बी सड़क तथा बी डी एक भवन है, ठीक। फिर नई लाइन से लिखना है सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है बी डी बराबर, ठीक है, बी डी बराबर 5 और कोष्टक के अंदर 3 प्लस √3। बच्चों ये सिद्ध करना है, यानी इस बी डी को सिद्ध करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिख लेना हमें हल। तो सबसे पहले लिखेंगे इस त्रिभुज को, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
उसको क्यों लोगे, पहले इसको ले लीजिए आप बच्चों, ये ले लो, ठीक है। तो त्रिभुज बी ए ई में tan 45 बराबर 15/x, और tan 45 का मान 1, 15/x, तो x बराबर निकलेगा हमारा 15 मीटर। अब लेना है त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में अब आपको यहाँ लिखना है tan 30 h/x, और x का मान 15 निकाल चुके हैं, और tan 30 का मान 1/√3, तो h/ इस x का मान निकाला हमने 15, तो यहाँ पे 15 कर दीजिए। तो बच्चों इसका इसमें √3h बराबर हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर √3 का भाग लगा देंगे तो h बराबर लिखेंगे 15/√3, तो √3 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो h बराबर निकलेगा 15√3/3, 3 × 3, 3 × 5 = 15, तो h बराबर लिखना 5√3 मीटर। अब आपको नई लाइन से लिखना है बी डी बराबर h + 15 ऐसे करके। अब h का मान कितना है, ये रहा h का मान, तो आपको यहाँ पे h की जगह 5√3 और प्लस का 15। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 लेना है कामन, बी डी बराबर, जब यहाँ से हम 5 कामन लेंगे ना तो यहाँ पर बचेगा √3 और प्लस 3 और मीटर। बच्चों यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 24 का अथवा देखिए आप। 24 का अथवा है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतने मीटर है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले बनाना आपको समतल, ठीक है। ये बना लिया हमने एक समतल, ठीक। तो फिर इसके बाद आपको बनाना एक भवन, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। तो मीनार हमारी बड़ी होगी, इस प्रकार बना ली, थोड़ा और ऊंचा कर लो इसको, ठीक। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। फिर आगे प्रश्न कर रहा है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, इसको यहाँ से मिलाइए। तो बच्चों ये वाला बनेगा हमारा 45 अंश का। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, कितनी है, 40 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है हमारी 40 मीटर, अच्छी बात है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई सिद्ध करनी, तो इसको h कर लीजिए। बच्चों जब h ये है तो ये भी h होगी, और ये वाली हो जाएगी 40 - h, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक 40 - h हो जाएगा। इसको x करेंगे, इसको x करेंगे, चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पे d, यहाँ पर e। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, माना ए ई एक भवन तथा बी डी एक मीनार है। फिर ना सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर सिद्ध क्या सिद्ध करना, h बराबर 20√3 - 1 मीटर, ये सिद्ध करना है, यानी इस h का मान ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा, आपको यहाँ पे लिखना हल। तो सबसे पहले त्रिभुज ये वाला ले लो आप, तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज बी ए ई में क्या लिखना, tan 45 लंब बटा आधार, इसका मान एक h/x। तो बच्चों x का मान कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा h। अब यहाँ पे त्रिभुज लेना है ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में tan 60 40 - h/x, tan 60 का मान √3, तो 40 - h,
और इस x का मान कितना h है, तो आप यहाँ पे h लगा दीजिए, इसके नीचे 1 कर लो। तो बच्चों इसका इसमें तो √3h बराबर 40 माइनस एच, इस एच को उधर भेजिए तो √3h प्लस का h बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 बराबर 40, इसका भाग लगाएंगे तो h बराबर 40 बटा √3 प्लस 1, इसका परमेकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1। तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 40 √3 माइनस 1, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो नीचे बचेगा 2, 2 एकन 2, ये हो जाएगा हमारा 20। तो h बराबर निकलेगा 20 और कोष्टक के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, यहाँ पर लिख दो इति सिद्धम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए अगला नंबर देखिए आप। 24 का अथवा प्रश्न नंबर 25 नंबर कह रहा है, एक ठोस एक संख्याकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बगपृष्ठ एवं शंकु का बगपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो देखो, शंकु के ऊपर एक ठोस एक संख्याकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बना लेना एक अर्धगोला, ठीक है। और बच्चों, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अब बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है, देखो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यदि अर्धगोले का बगपृष्ठ, तो बच्चों अर्धगोले का बगपृष्ठ, अर्धगोले का बगपृष्ठ, अर्धगोले का बगपृष्ठ शंकु का बगपृष्ठ समान है। शंकु का बगपृष्ठ दोनों को बराबर कर दीजिए। तो अर्धगोले का बगपृष्ठ 2πr स्क्वायर, शंकु का बगपृष्ठ πr/l। काम करिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर पाई से पाई, एक आर से एक आर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा l को उधर लिख लो, l बराबर बचेगा 2r, इतना बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, l की जगह पे जो हमारा l बराबर सूत्र होता है, l की जगह पे लगाएंगे √h² प्लस r², ये लगा सकते हैं l की जगह पे, बराबर 2r। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर से हमारा ये अंडरू हटेगा बच्चों, ये अंडरू हटेगा तो इधर घात 2 लगेगी, तो h का वर्ग प्लस r का वर्ग बराबर 2r का होल वर्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो h का वर्ग प्लस r का वर्ग, ये हो जाएगा 4r² हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो h का वर्ग बराबर 4r का वर्ग माइनस r², तो h का वर्ग, ठीक, बराबर हो जाएगा 3r²। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो r/h निकालना है। एक काम करो, पक्ष को घुमा लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3r² बराबर h², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे गुणा में एक कर सकते हैं ना, ऐसे करके देखो समझिए। अब ये वाला h आएगा इस r के नीचे और ये 3 जाएगा 1 के नीचे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा r² बटा h² और बराबर 1/3 ऐसे करके। तो बच्चों यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 है, तो r/h का होल वर्ग और बराबर 1/3, ठीक। इधर से घात हटेगा तो अंडू लग जाएगा, तो r/h बराबर 1/3 और ये रहा हमारा अंडू, और एक पे अंडू लगाते नहीं है, तो r/h बराबर 1/√3। अब आपको नई लाइन से लिख देना है r/h बराबर 1/√3, ठीक। ये हमारा बेटा प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
आपको लिख लेना है 25 का अथवा, चलिए समझिएगा, एक बार प्रश्न दिखा दें आपको हम। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल दे दिया इसने। तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, मान लगा दीजिए बच्चों। पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे 21 गुणा 21 और थीटा की जगह पे 60 और बटा 360, ऐसे हल कर दीजिए। तो 60 एकन 60, 60 छक्का और 7 एकन 7 और 7 तियाँ 21 और 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो 11 गुणा 21, काम कर लीजिए यहाँ पर। 11 एकन 11, हाथ से लगी 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।